Dear students, very good morning to all. Welcome you all to BA Part 2nd English Literature class. Today again we are going to discuss P.B. Shelley and his poem Ode to the West Wind. As I told you that P.B. Shelley was deeply influenced by the French Revolution. He wanted to reform the world and establish a kingless, casteless and creedless society, but experience soon taught him that tyranny and conventions were too deeply rooted in the culture for him to overthrow all these things single-handed. He found that he was weak. In the present poem, Ode to the West Wind, he seeks the help of a very powerful and mighty natural force, that is the west wind, to destroy the conventions. He first involved the west wind as a preserver and destroyer. It is a destroyer because it sweeps away before it the leaves which are withered and decaying, and as a preserver it drives the winged seeds to their wintry bed. In the second stanza, he talks about the impact of the west wind over the sky and the sea. In the third stanza, he says that the west wind is swift and proud. So also the poet used to be at one point of time in his lifetime. The burden and problems of life have weakened him now. His eyes are now opened to the hard realities of life. They have put him down, so he prays to the west wind for help. The west wind blows through the forest and creates its own music. P.B. Shelley, जो कि एक रोमांटिक राइटर हैं, इन्होंने ओड टू द वेस्ट विंड पोएम लिखने से पहले एक्चुअली यदि हम बात करें इनकी बॉयहुड में, तो ये जितनी भी सोसाइटल प्रॉब्लम्स हैं उनको रूट आउट करना चाहते थे, जितनी भी कन्वेंशंस हैं, रूढ़िवादी विचारधारा है उसको समाप्त करना चाहते थे। लेकिन धीरे धीरे इनको ये एहसास हुआ कि उनमें वो पावर नहीं है कि वो समाज की सारी बुराइयों से अकेले लड़ सकें। इसीलिए वो वेस्ट विंड जैसे नेचुरल फोर्स से प्रे करते हैं कि वो उन्हें पावर दे और उनके थॉट्स जो हैं उनको इस यूनिवर्स में स्प्रेड करे। तो ये पोएम एक्चुअली ओड टू द वेस्ट विंड 5 स्टेंजाज में लिखी गई है। फर्स्ट स्टेंजा में राइटर वेस्ट विंड को एक प्रिजर्वर एंड डिस्ट्रॉयर के रोल में डिपिक्ट करता है और वेस्ट विंड का जो इम्पैक्ट है अर्थ पर उसको डिपिक्ट करता है कि कैसे वेस्ट विंड जो है पुराने पत्तों को झड़ा देती है और बिखर जाते हैं इधर उधर पुराने पत्ते वेस्ट विंड के इम्पैक्ट से, और जो सीड्स होते हैं उनको पृथ्वी में नीचे दबा देती है ताकि वो समय आने पर फिर से अंकुरित हो सकें। दूसरे स्टेंजा में स्काई के ऊपर वेस्ट विंड का क्या इम्पैक्ट होता है, किस तरह से वेस्ट विंड जब आती है तो क्लाउड्स जो हैं वो स्कैटर हो जाते हैं एंड इट इज accompanied by rain and hailstorm. So all these things are depicted in the second stanza. In the third stanza, the impact of the west wind onto the sea, how the calm Mediterranean Sea is having commotions after its arrival, कि किस तरह से भूमध्य सागर जो कि बहुत ही काम होता है, बहुत ही कूल होता है, जिसमें किसी तरह की कोई वेव्स नहीं आती, वो भी इससे उद्वेलित होता है, और किस तरह से अटलांटिक महासागर वेस्ट विंड को रास्ता दे देता है। तो ये सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं। फोर्थ पैराग्राफ की यदि बात करें तो फोर्थ पैराग्राफ में राइटर कहता है कि अपने जीवन में वह बहुत ही तीव्र और अभिमानी था जिस तरह से वेस्ट विंड है, लेकिन जीवन के बोझ और समस्याओं ने उसे कमजोर कर दिया है। उसकी आंखें अब जीवन की कठोर सत्यता को पहचान गई हैं, उन्होंने उसे झुका दिया है। अतः वह पश्चिमी हवा से सहायता की प्रार्थना करता है, क्योंकि पश्चिमी हवा जंगल में से होकर गुजरती है और जहाँ से भी यह गुजरती है वो अपना एक संगीत अपने साथ लेकर के गुजरती है, संगीत उत्पन्न करती है। सो लेट अस नाउ कम टू द प्रेजेंट स्टेंजा, फिफ्थ स्टेंजा। मेक मी दाई लायर इवन एज द फॉरेस्ट इज, what if my leaves are falling like its own? The tumult of thy mighty harmonies will take from both a deep autumnal tone. Sweet though in sadness be thou, spirit fierce, my spirit be thou be, impetuous one. Make me thy lyre, even as the forest is. What if my leaves are falling like its own? इस स्टेंजा में राइटर जो है उसने बहुत ही
मीन्स कह सकते हैं इमेजिनेटिव एस्पेक्ट इसमें यूज किया है। और वो कहता है मेक मी दाई लायर, द विंड ब्लोज थ्रू द फॉरेस्ट ट्रीज, इट प्रोड्यूसेज माइटी हार्मनीज, एज इफ द फॉरेस्ट वर अ लायर फॉर इट। जब पश्चिमी हवा रास्ते से होकर के गुजरती है, जंगल से होकर के गुजरती है, तो ये तीव्र संगीत पैदा करती है और ऐसा लगता है कि मानो पूरा जंगल उसका वाद्य यंत्र बन गया हो। What if my leaves are falling like its own? What if my leaves are falling? What does it matter if his youth is declining, if I am not young enough as I used to be at one certain point of time? What if my leaves are falling like its own? Like its own means the forest, the leaves of the forest also fall. So also my leaves are falling. I am not young enough as I used to be at one particular point of time in my life. The tumult of thy mighty harmonies. The tumult of thy mighty harmonies, the wild rush of the wind sounding like a resonant note of music. हवा का तेज झोंका जो संगीत के गुंजन के समान लगता है। Tumult means झोंका, हवा का झोंका। Of thy mighty harmonies, जो हवा का झोंका चलता है वो कैसा लगता है? संगीत के गुंजन के समान लगता है। Will take from both a deep autumnal tone. डीप ऑटमनल टोन, सोलेम्न टोन, दुखपूर्ण भाव जो है। स्वीट दो इन सैडनेस, बी दाउ स्पिरिट फियर्स माई स्पिरिट, बी दाउ बी इम्पेचुअस वन। इम्पेचुअस अनकंट्रोलेबल, स्वीट दो इन सैडनेस, दो इट appears to be sad, though it appears to be sweet when we are also in sadness. Be thou, thou means the west wind. Spirit fears, your spirit is very fierce, it is very powerful. My spirit, so also my spirit used to be. Be thou, be impetuous one. You are very powerful, so you are supposed to be my spirit as well. You become my spirit. I implore you, I request you to become my spirit. So he says that the west wind blows through the forest, it creates music of its own. The poet desires the west wind to blow through his heart and produce its sweet music. He begs the west wind to inspire him in his art of composing poems. It matters little that there is autumn in his life, though he is not young enough. He is passing through sorrowful days. All his youthful days are dead, like the dry leaves. The poet wants the west wind to spread his message through the world. The poet feels the swiftness and force with which the west wind blows. He wants the spirit of the wind to become his spirit. The poet wants to share the uncontrollable and wild spirit of the west wind and spread his message through it. The poet implores the west wind to inspire him with its own fierce spirit. He wishes his own spirit to be as impetuous, swift, and proud as that of the west wind. He appeals it to take his place as he and the west wind have kindred natures. कवि कहता है कि पछुआ हवा, पश्चिमी हवा जब भी चलती है तो जंगल से शोर करती हुई चलती है और उससे संगीत उत्पन्न करती है। कवि चाहता है कि वह उसके हृदय से होकर निकले और उसमें संगीत उत्पन्न कर दे, वह उसे महान कविता लिखने की प्रेरणा दे। उसका जीवन जो कि दुखद स्थिति से गुजर रहा है, उसकी युवावस्था की सभी आशाएं जो हैं वो नष्ट हो चुकी हैं, इसीलिए वो प्रभावहीन हो गया है। वो उन विपत्तियों की तरह हैं जो कि नष्ट हो गई हैं। कवि चाहता है कि वह उसके संदेश को सारे संसार में फैला दे। जंगल और कवि के हृदय से पछुआ हवा संगीत उत्पन्न करेगी। यह संगीत शैली की कविता की भांति दुख से पूर्ण होगा, लेकिन यह संगीत बहुत मधुर होगा और ये कविता भी उसकी बहुत ही मधुर होगी। कवि इस तेजी और शक्ति का अनुभव करता है जिससे पछुआ हवा चलती है। वह इस हवा की आत्मा को अपनी आत्मा बनाने की इच्छा प्रकट करता है। कवि कहता है कि पश्चिमी हवा अनियंत्रित और अपराजय शक्ति होती है, जो राइटर भी चाहता है कि वह भी जो ये अपराजय और अनियंत्रित शक्ति है उसके द्वारा अपना संदेश पूरे संसार में फैला दे। वह चाहता है कि वह और वेस्ट विंड एक हो जाएं, क्योंकि दोनों ही आत्मिक दृष्टि से एक जैसे हैं। Drive my dead thoughts over the universe like withered leaves to quicken a new birth, and by the incantation of his verse, of this verse, scatter as from an unextinguished
he earth, ashes and sparks, my words among mankind, be through my lips to unawakened earth, the trumpet of a prophecy, O wind, if winter comes, can spring be far behind. अब ये जो पोएम है ये बहुत ही हैप्पी नोट पे एंड होती है और एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू जो है राइटर का उसको रिप्रेजेंट करती है. राइटर क्या कहता है? ड्राइव माई डेड थॉट्स, द थॉट्स विच यूज टू बी विद मी एट वन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, दे आर डेड नाउ, बट यू आर सपोज टू कैरी माई डेड थॉट्स over the universe. You have to spread my thoughts over the universe, like withered leaves to quicken a new birth. Just like the faded leaves which you scatter here and there, the withered leaves, the dead leaves which you scatter here and there quicken a new birth, and then they take a new birth because you carry along with the seeds, along with the leaves you carry the seeds as well, and after some time they are getting their life again to quicken birth, to bring about a regeneration of the world, like withered leaves to quicken a new birth. And by the incantation of this verse, incantation means the magical spell or the charm of my verse. My verse is supposed to be very beautiful if you are carrying it with you. And by the incantation of this verse here refers to this poem, scatter, स्प्रेड कर दो मेरे आइडियाज को. एज फ्रॉम एन अनएक्सटिंग्विश्ड अर्थ, जिस तरह से अनएक्सटिंग्विश्ड अर्थ मीन्स ए फायर प्लेस विच स्टिल कंटेन्स स्पार्क्स ऑफ फायर, आग की वो जगह है जिसमें अभी भी चिंगारियां हैं. स्कैटर एज फ्रॉम एन अनएक्सटिंग्विश्ड अर्थ आशिज एंड स्पार्क्स, जिस तरह से बिना बुझी हुई आग से स्पार्क्स जो हैं वो इधर उधर बिखर जाते हैं. आशीष यानी धुआं जो है, राख जो है वो इधर उधर बिखरती है. माई वर्ड्स एमंग मैनकाइंड, यू आर ऑल्सो सपोज टू स्प्रेड माई वर्ड्स थ्रू आउट द मैनकाइंड. बी थ्रू माई लिप्स टू अनअवेकन्ड अर्थ. Unawakened earth, the world which is dreaming, uninspired by new impulses of life. The trumpet of a prophecy, trumpet forth to mankind my prophecy. If winter comes, can spring be far behind? Autumn is followed by winter, winter by spring. The cycle of seasons goes on. Society also undergoes such cyclical changes. So the writer warns that the west wind will spread his thoughts throughout the universe, and his thoughts will be mingled with the universe, just like they will create a new spark in the life of those who are thinking that their ideas cannot be spread anywhere. So he says that the thoughts of his poetry have been uttered without result. They appear to be merely like the dead leaves, which are falling from the trees. He, however, feels that these thoughts may bring a new era if inspired by the energy of the west wind. Here, for the first time, we meet with Shelley's passion for reform. This was an important aspect of Shelley's personality. The world is like a hearth where the fire has burnt low, its aspirations have subsided but not quite died out. Shelley wishes his poetry to revive and spread over the world these half-dead aspirations as the wind scatters the ashes. Using another imagery, the poet asks the west wind to play the part of a magician, and by the magic spell of its verse to scatter or proclaim among mankind all over the world the poet's words of hope, which are like ashes and sparks of immortal truth coming out of the hearth of the poet's mind, which will retain some of its native fire and glow. Again, the poet says that just as the earth is sleeping in the winter season, similarly the world of men and women is sleeping in ignorance. Therefore, the poet asks the west wind to become his mouthpiece in spreading his message of hope and love. The message of the poet is, if winter comes, can spring be far behind? The revival will be like the return of spring after winter. These lines, the concluding lines, if winter comes, can spring be far behind? This is very prophetic. Winter stands for the present evils of the mankind, and spring for the golden age. So here this poem ends on the optimistic note. अब राइटर इन लाइन्स में क्या कहता है? कवि कहता है कि
ये जो वेस्ट विंड है उसकी शक्ति से उसे प्रेरणा मिलती है और एक नए विचार के द्वारा वे एक नए युग ला सकते हैं। कवि इन पंक्तियों में सुधार के प्रति अपनी इच्छा व्यक्त करता है। शैली के व्यक्तित्व का ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। संसार एक चूल्हे के समान है जहां अग्नि धीमे धीमे जल रही है। इसकी आकांक्षाएं दब गई हैं किंतु पूर्ण रूप से भरी नहीं हैं। शैली चाहता है कि जिस प्रकार वेस्ट विंड राख को फैला देती है उसी प्रकार उसकी कविता भी मानव की दबी हुई आकांक्षाओं को पुनः जीवित कर सके। दूसरी इमेजरी का प्रयोग करते हुए कवि पश्चिमी हवा से कहता है कि जादूगर का रूप धारण कर वह अपने जादू के द्वारा मानव जाति में उसके काव्य के शब्दों को, उसके विचारों को संसार भर में उसी प्रकार फैला दे जिस तरह से वो अग्नि से निकली हुई राख को फैला देती है। कवि कहता है कि संसार में परिवर्तन होता रहता है, स्थितियों में भी परिवर्तन होता रहता है। वह पछुआ हवा से चाहता है कि वह उसके शब्दों को संसार में उसी प्रकार फैलाए जिस प्रकार वह जलती हुई आग के स्थान पर चिंगारी या राख फैलाती है। उसकी सहायक बने पछुआ हवा और संसार में क्रांति करने में उसकी मदद करे। जिस प्रकार धरती पानी में सो जाती है विंटर सीजन में, उसी प्रकार स्त्री पुरुषों का संसार अज्ञानता में सो रहा है। कवि चाहता है कि पश्चिमी हवा उसके आशा और प्रेम के संदेश को फैलाने में संदेशवाहक बने। कवि मानता है कि पश्चिमी हवा की सहायता से वो संसार में जितने भी पाप और बुराइयां हैं, रूढ़ियां हैं, उन सबको दूर कर देगा। जिस प्रकार सर्दी के मौसम के बाद गर्मी का मौसम आता है, बसंत ऋतु आती है, उसी तरह से संसार में जो बुराइयां हैं वो भी एक दिन समाप्त हो जाएंगी और एक नए युग का उदय होगा। तो जब कवि इस पोएम को अंत करता है तो एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी विचार के साथ करता है। इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। यदि हमारे जीवन में चीयर्स हैं तो टीयर्स भी हैं। लाइफ इज ए मिंगलिंग ऑफ बोथ चीयर्स एंड टीयर्स। दुख है तो सुख भी आएंगे, सुख है तो दुख भी आएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोएम। थैंक यू ऑल. If you have any problem in this poem, then you can ask me. Thanks.